बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां आमिर अली। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं एक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर कि आप पाकिस्तान से पोलैंड का वर्क परमिट कैसे हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस कैटेगरी में अप्लाई करें या कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस 100% हैं। और ये भी बताऊंगा कि किस कैटेगरी या किस स्किल में आप जो है वो ना अप्लाई करें तो वो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें वीज़ा के रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपकी वहाँ पे सैलरी कितनी होगी, वीज़ा अप्लाई करने का तरीका क्या है, जॉब ढूंढने का क्या तरीका है। इसके बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप वहाँ पर पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं, जिसे हम परमानेंट रेजिडेंस कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। तो जैसा कि बहुत से लोग जानते हैं कि पोलैंड ने पहले वर्क वीज़े अपने बंद किए हुए थे, वो वर्क वीज़ा नहीं दे रहे थे। लेकिन अब 2023 में उन्होंने दोबारा से वर्क वीज़ा देना स्टार्ट कर दिए हैं। बहुत से लोगों के वर्क परमिट जो हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। इसलिए मैंने भी सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं कि किस तरह से आप पोलैंड का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। बहुत से लोग जानते हैं कि पोलैंड एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत से लोग रोज़गार के सिलसिले में वहाँ जाते हैं और उसके बाद वहाँ पर सेटल हो जाते हैं। अब सबसे पहला और बुनियादी क्वेश्चन तो ये है कि आप वर्क परमिट हासिल करने के लिए क्या करें, ये सबसे बुनियादी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आपने वहाँ पर जॉब जो है वो ढूंढनी है। उसके दो तरीकाकार हैं जॉब ढूंढने के। एक ये है कि आप डायरेक्टली वहाँ पर कंपनियाँ सर्च करके वहाँ पर जॉब अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि आप ऑनलाइन अगर सर्च करें पोलैंड में तो बहुत सी आपको रिक्रूटमेंट कंपनीज़ मिल जाएंगी जिनके ज़रिए से आप जो है वो जॉब अप्लाई कर सकते हैं। अब आपने कौन सी जॉब अप्लाई करनी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो आप ये चीज़ समझ लें कि अगर आप कहें कि मैं वहाँ पर जाकर जो है वो फ्रूट पिकर बन जाऊँ या कोई इस तरह के छोटे-मोटे काम के अंदर जॉब अप्लाई करूँ, तो फिर आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ही कम हैं। क्योंकि ये एक बहुत ही ईज़ी काम है, इसके लिए किसी स्किल की भी ज़रूरत नहीं होती। तो ये लेबर वहाँ पर भी अवेलेबल होती है। पोलैंड की कंपनीज़ अगर वर्क परमिट आपको स्पॉन्सर दे रही है या कॉन्ट्रैक्ट दे रही है, तो वो सिर्फ़ इस बेस पे देगी कि आप में कोई स्किल है। जै मिसाल के तौर पर अगर आप वेल्डर हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में भी वेल्डर्स की बहुत कमी होती है और डिमांड होती है। एक अच्छा वेल्डर जो है वो बहुत ज़्यादा चार्जेस भी लेता है। तो इस तरह के अगर जिसके अंदर स्किल है, जैसे कि आईटी का शोबा है, अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ऐप डेवलपर हैं या कोई दूसरा आपके अंदर स्किल है, तो उसके अंदर अगर आप अप्लाई करें तो फिर आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो 100% है। उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ही स्किल हो या कोई वेल्डर की हो। आप दूसरी जॉब्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे हॉस्पिटैलिटी होती है, उसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी तलीम कम है तो उसके अंदर आप हॉस्पिटैलिटी के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। वेल्डर के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया। अगर आप प्लम्बर हैं तो प्लम्बर की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह अगर आपके अंदर कोई ना कोई स्किल है, अगर आपके पास स्किल नहीं है तो आप सीख सकते हैं। ये इतना मुश्किल काम नहीं है। आप मेहनत करें, आप स्किल सीख के अप्लाई करें तो आपका वीज़ा लगने के चांसेस जो है वो 100% है। तो सबसे पहली बात ये होगी कि आपने जो जॉब अप्लाई करनी है, तो आपने उनको बताना है कि आपके अंदर ये स्किल है और आप न ये आपका जो है वो उनकी जॉब जो उन्होंने लगाई हुई है, ऑफ़र दी हुई है, उसके लिए एलिजिबल हैं। फिर जाकर वो आपको जो है वो स्पॉन्सर लेटर सेंड करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी उसे कहते हैं, जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर, ठीक है? वो उसके बाद ही नेक्स्ट स्टेप आता है। अब मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन कर दूँ कि और कौन से शोबे हैं जिसके अंदर आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, जो मैंने पहले बताया कि जो छोटे-छोटे हैं उनको आप छोड़ दें, ठीक है? हॉस्पिटैलिटी के अंदर करें। इसके बाद जो है आप किसी फैक्ट्री में अगर आप टेक्सटाइल जो मिल्स हैं, जैसे कि पाकिस्तान में भी हैं टेक्सटाइल की कंपनी, अगर उसके अंदर एक्सपर्ट हैं, कोई आप आपके अंदर स्किल्स है, आप डिज़ाइनर हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें मतलब आप डिज़ाइनिंग करते हैं या आप जो है वो स्पेशलिस्ट हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, तो फिर आप जो है वो वहाँ पर अप्लाई करें। मोबाइल टेक्नीशियन जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? वो भी किसी कंपनी के अंदर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, उनको भी वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले आपने रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए या फिर डायरेक्टली कंपनी में जाकर आपने जॉब अप्लाई करनी है।
जब आप जॉब अप्लाई कर लेंगे, वो आपको एक्सेप्ट कर लेंगे, उसके बाद जो है वो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट लेटर या स्पॉन्सर लेटर सेंड करेंगे। तो ये एक स्टेप आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने पोलैंड का वीज़ा फॉर्म डाउनलोड करना है और उसको फिल आउट करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि कहाँ से आपने वो फॉर्म डाउनलोड करना है। वो फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आपने उसे फिल आउट करना है। उसके बाद आपको चाहिए आपका पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ है उसकी वैलिडिटी हो, एक्सपायर ना हो, 6 मंथ उसके रहते हो एक्सपायरी में, वाइट बैकग्राउंड के साथ पिक्चर, आपका आईडी कार्ड, और अगर आप तलीम याफ्ता हैं तो आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपका एफआरसी, और अगर आप शादीशुदा हैं तो फिर आपका एमआरसी। सिर्फ ये थोड़े से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपने साथ लगाने हैं, और उसके बाद आपने जाकर इस्लामाबाद में पोलिश एम्बेसी में आपने अपना वीज़ा अप्लाई कर देना है। फ़ीस कितनी है वीज़ा की? तो जैसे कि डॉलर का रेट आपको पता है, कभी ऊपर कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है, तो हिसाब से आपकी 8 से 11,000 के दरमियान आपकी वीज़ा फ़ीस होगी। वीज़ा अप्लाई करने के बाद कितने दिन में वीज़ा आ जाएगा, ये भी मैं आपको बताता चलूँ। जैसे ही आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो उसके तकरीबन 40 से 50 या 60 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम 60 दिन है, लेकिन 40 से 50 दिन के अंदर आपका वर्क परमिट वीज़ा जो है वो इशू हो जाता है। अब आपका वर्क परमिट वीज़ा इशू हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या है? वर्क परमिट वीज़ा इशू होने के बाद आप वहाँ पर जाएँ, जॉब करें। 1 साल का हो, 2 साल का हो या 3 साल का, या जितनी देर का भी आपको वर्क परमिट मिलता है, तो आप वहाँ पर जॉब करें। अब वहाँ पर आपकी सैलरी कैसे कितनी लगेगी? बहुत से जो एजेंट हज़रात हैं वो ये बताते हैं कि आपकी सैलरी यूरोज़ में लगेगी। वो यूरोज़ में बताते हैं, जैसे कि मैंने भी लिखा हुआ थंबनेल पे यूरोज़ पे बिल्कुल, लेकिन वहाँ की सैलरी जो है वो लोकल जो करेंसी है पोलिश की ज़लोटे जिसको कहते हैं, उसके अंदर मिलती है। तो उसको कन्वर्ट करके बताया होता है कि इतने यूरोज़ आपकी सैलरी जो है वो बनेगी, ये मेन चीज़ है। जैसे कि मैंने क्या आपको बताया हुआ है कि 1500 यूरो, तो मैंने उसको कन्वर्ट करके बताया हुआ है कि अगर आपकी लोकल जो है वहाँ की सैलरी इतनी ज़लोटे मिलेगी, तो आपको कन्वर्ट करें तो वो 1500 यूरो बनती है। लेकिन ये बात ज़हन नशीन कर लें कि वहाँ पे आपको जो सैलरी है वो वहाँ की लोकल करेंसी, जो किसी को पोलिश ज़लोटे कहते हैं, उसमें मिलेगी। अब अगर आप वहाँ पर जॉब करते हैं तो पीआर कैसे हासिल कर सकते हैं? क्योंकि बहुत से लोग जो हैं वो वहाँ पर जब जाते हैं वर्क परमिट पे, तो वो लाज़मी पीआर हासिल करते हैं। उसका तरीका भी मैं आपको बताता चलूँ। पीआर हासिल करने के लिए आपको 5 साल वहाँ पर रहना होगा लीगल तौर पर, और आपको अपना फुल टैक्स जो है वो पे करना होगा। फुल टैक्स पे करने के बाद आपको पोलिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, फिर उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं वर्क परमिट के लिए। लेकिन अगर आप वहाँ पर पोलिश लड़की से शादी कर लेते हैं, तो फिर आप 3 साल के बाद जो है वो पीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? अगर आप वर्क परमिट पे हैं तो 5 साल आप वहाँ पर रहें लीगल और फुल टैक्स पे करें, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई करें, जिसको आप परमानेंट रेज़िडेंस कहते हैं। लेकिन शादी में मैंने आपको बताया कि सिर्फ़ 3 साल बाद ही आप कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको पोलिश लैंग्वेज जो है वो आना ज़रूरी है। बिल्कुल, पोलिश लैंग्वेज आपको आना ज़रूरी है। ज़ाहिर-सी बात है, जब आप 5 साल रहेंगे तो आपको पोलिश लैंग्वेज जो है वो ज़रूर आ जाएगी। अब तो दूसरी भी यूरोप की जो कंट्री हैं, जैसे कि इटली है, अगर वहाँ का वर्क परमिट हासिल करते हैं तो वो पहले से ही कहते हैं कि आपको इटालियन लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि यूरोपियन कंट्री मोस्टली ये प्रेफर करती हैं कि उनकी लोकल ज़ुबान जो है वो आनी चाहिए, ना कि इंग्लिश। इंग्लिश भी बोली जाती है लेकिन वो बहुत कम। तो ये तरीकाकार मैंने आपको बताया है वहाँ पर पीआर हासिल करने का। अब नेक्स्ट है आपकी सैलरी, वो भी मैंने आपको बता दी है, वो तकरीबन आपकी 1500 यूरो जो है वो बनेगी, लेकिन वो लोकल ज़लोटे जो पोलिश ज़लोटे है उनकी करेंसी, उसमें आपको मिलेगी। अब आप देखिए, अप्लाई करने से पहले आप ये चीज़ जो है वो ज़रूर उसके ऊपर एक दफ़ा गौर कर लें कि आपके अंदर कौन-सी स्किल है और आपने किस स्किल के लिए अप्लाई करना है। अगर आप अपनी रेलेवेंट स्किल के अंदर अप्लाई करेंगे और आप देखेंगे कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, कि उनको टेक्नीशियन की ज़रूरत है, उनको इंजीनियर की ज़रूरत है, उनको वेल्डर की ज़रूरत है, उनको हॉस्पिटैलिटी की ज़रूरत है, या फिर वहाँ पर एक और भी होता है, जैसे कि वहाँ पे ओल्ड हाउस बने होते हैं, कि जो उनके बुज़ुर्ग होते हैं उनकी देखभाल के लिए उनके लिए भी बहुत से लोग, खासकर फीमेल्स जो हैं, वो वीज़ा अप्लाई करती हैं, वर्क परमिट अप्लाई करती हैं इंडिया, पाकिस्तान से और फ़िलिपीन से। तो उनके अंदर भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको बुज़ुर्गों को सँभालने के लिए, उनकी खिदमत के लिए उनको बहुत सी लेबर की ज़रूरत होती है। तो ये सबसे नीचे कैटेगरी है, इसमें भी आपका वीज़ा लगने, इसमें स्किल की थोड़ी-सी ज़रूरत है कि आपको थोड़ी बहुत ट्रेनिंग होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आप ये काम कर सकते हैं। तो उसके बाद आप ये वहाँ पर कंपनीज़ में अप्लाई करें या रिक्रूटमेंट कंपनी के ज़रिए अप्लाई करें।
तो वहाँ से आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर मिलेगा और उसके बाद आप वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह ताला 100% आपको वीज़ा मिल जाएगा। इस सारी वीडियो में मैंने जो आपको चीज़ें बताई हैं, इसमें आपको कहीं भी किसी एजेंट की, ट्रैवल एजेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको किसी से मशवरा लेने की ज़रूरत है। जिस तरीक़ाकार से मैंने आपको बताया है, इस तरीक़ा से आप वीज़ा अप्लाई करें तो आपको वीज़ा इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा। ये सारी डिटेल और डॉक्यूमेंट्स जो है वो की डिटेल जो है वो मैं आ रही डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा और स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर भी है, आप इसके ऊपर भी कॉल करके मुझसे हेल्प ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अपने दोस्तों के साथ भी ये ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।